नमस्कार दोस्तों, वीडियो के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है इसका पहला पार्ट सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना एक नास्तिक औरत के बारे में है, जिसे अमेरिका की सबसे ज्यादा नफरत की जाने वाली औरत माना जाता है। मैडलिन मरे 3 बच्चों की मां है। एक बार जब मैडलिन को पता लगता है कि उसके बेटे विली को स्कूल में भगवान की प्रार्थना करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो उसे गुस्सा आता है और वो इसके विरुद्ध एक कैंपेन चलाती है। आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट स्कूल में मैंडेटरी प्रेयर के विरुद्ध निर्णय देता है, यानी कि अब अगर कोई बच्चा प्रार्थना ना करना चाहे तो कोई भी किसी भी बच्चे को प्रार्थना करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। बहुत ही जल्द मैडलिन अमेरिका की सबसे ज्यादा निंदा की जाने वाली औरत बन जाती है। इसके बाद उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। आखिर में मैडलिन, उसके बेटे गार्थ और उसकी ग्रैंड डॉटर रॉबिन को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपर्स उनसे पैसे की डिमांड करते हैं पर बात नहीं बनती। आखिर में किडनैपर्स उन तीनों का मर्डर कर देते हैं। इस सच्ची घटना पर नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है, द मोस्ट हेटेड वुमेन इन अमेरिका के नाम से। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बचपन में अपने परिवार से बिछड़ जाता है, फिर उसको अनाथालय में रहना पड़ता है। उस अनाथालय से कोई ऑस्ट्रेलियाई दंपति उसको गोद ले लेता है और वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। वहां वह लड़का पढ़ाई करता है और बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अपने परिवार और देश को भूल नहीं पाता है। बड़ा होने पर फिर से अपने देश भारत लौटकर अपने परिवार को ढूंढ लेता है ना? बिल्कुल किसी बॉलीवुड की फिल्म की सी कहानी। पर यह कहानी एकदम सच है। उस बच्चे का नाम है शेरू। शेरू जब एक बार गूगल अर्थ पर एक ऐसी पहाड़ी देखता है जो उस पहाड़ी से मिलती जुलती है जहां उसकी माँ काम पर जाया करती थी। यह इलाका भारत के खंडवा क्षेत्र में पड़ता है। वह यह बात अपनी उस माँ को बताता है जिसने उसे गोद लिया हुआ है। वह भी उसकी मदद करती है और अंततः शेरू अपने परिवार से मिलने मिलने के लिए भारत आता है और मिल पाता है। उसको ये भी पता चलता है कि उसके भाई की मृत्यु उसी समय ट्रेन से कटकर हो जाती है जब वो अपने भाई से बिछड़ता है। ये सब शेरू ने अपनी आत्मकथा ए लॉन्ग वे होम में भी लिखा है, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनी जिसका शीर्षक है लायन। अगर आप रहस्य, रोमांच और डर की कहानियां पसंद करते हैं तो ये सच्ची कहानी बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। ये एक अपराधी और उसके घिनौने अपराध की ऐसी कहानी है जिसमें उसके अपराध के बारे में खोजबीन करने वाली उसकी दोस्त को ही पता नहीं चलता कि ये अपराधी कौन है। ये कहानी है एन रूल की, जो एक खोजबीन कर अपराधों पर किताब लिखती है, या यूं कहें कि वो एक खोजी कहानीकार है। वो एक ऐसे सीरियल किलर को ढूंढ रही है जिसने कई हत्याएं एवं अपराध किए हैं। उस अपराधी का नाम है टेड बंडी। ये टेड बंडी एन रूल का दोस्त भी है, जिसको वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। फाइनली टेड बंडी को पुलिस पकड़ ही लेती है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा अपराधी आपके आसपास आपका दोस्त बनकर रहे और आप उसे खोज रहे हो। द स्ट्रेंजर बिसाइड्स मी बुक को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितना रोमांच पैदा करती है। ये सच्ची घटना पारिवारिक, मानवीय, सामाजिक मूल्यों एवं रिश्तों को झकझोर देने वाली है। ये विभत्स घटना सन 1984 में ऑस्ट्रिया में घटी। जोसेफ फ्रिजल नाम का इंसान अपनी ही 18 साल की बेटी एलिजाबेथ को 24 साल तक अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखता है। आश्चर्य इस बात का है कि उसको जिस तहखाने में बंधक बनाकर रखा जाता है, ठीक उसके ऊपर जोसेफ का पूरा परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, पर किसी को भी 24 साल तक इसकी भनक तक नहीं लगती। जोसेफ सबको यह भरोसा दिला देता है कि एलिजाबेथ किसी धार्मिक ग्रुप के साथ भाग गई है। एलिजाबेथ उसी तहखाने में 7 बच्चों को जन्म देती है। 3 बच्चे उसके साथ उसी तहखाने में बड़े होते हैं। एक बच्चा बचपन में ही मर जाता है। 3 बच्चों को जोसेफ ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी पत्नी के साथ रखता है। सन 2008 में एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टीन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। एलिजाबेथ किसी तरह से जोसेफ को मना लेती है कि जोसेफ उसको हॉस्पिटल ले जाए। पुलिस क्रिस्टीन से जब पूछताछ करती है, जिससे जोसेफ डरकर एलिजाबेथ को छोड़ देता है। रूम नाम की हॉलीवुड फिल्म इसी घटना से प्रेरित है। यह घटना है सन 1996 की और एक ऐसी ब्यूटी क्वीन जॉन बेनेट रामसे की है जो सिर्फ 6 साल की है। 6 साल की आयु में ही कोई उसकी हत्या कर देता है। जब वो अचानक से गायब हो जाती है
तो उसके माता पिता पुलिस को उसकी गायब होने की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी लाश उनके अपने ही घर के बेसमेंट में मिलती है। उसके सिर में गहरी चोट का निशान होता है। अब पुलिस अपनी खोजबीन शुरू करती है। जॉन बेनेट रामसे की मां पुलिस को एक फिरौती मांगने वाला नोट भी देती है, लेकिन पुलिस का सारा शक दोनों माता पिता पर ही होता है। लेकिन पुलिस को क्राइम सीन से किसी और पुरुष का डीएनए भी मिलता है। पुलिस बहुत कोशिश करने के बाद भी इस केस को कभी सोल्व ही नहीं कर पाई। इसी पर एक फिल्म बनी, हु किल्ड जॉन बेनेट। वैसे एक ऐसी ही कहानी पर फिल्म हमारे अपने देश में भी बनी है। आप उस फिल्म को ढूंढकर उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ये आश्चर्यजनक कहानी है प्रोफेसर जेम्स मुर्रे की। वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पहले एडिशन, जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य में आया था, उसके एडिटर थे। जब जेम्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए बहुत से लोगों से डेफिनेशन इकट्ठा कर रहे थे, तब उनको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होता है जब उनको पता लगता है कि 10,000 से ज़्यादा एंट्रीज तो केवल एक ही व्यक्ति ने भेजी है। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर डब्ल्यू सी माइनर, जो कि एक अमेरिकन आर्मी सर्जन होते हैं। डॉक्टर माइनर ने एक मर्डर किया था, जिसके कारण वो भी साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में होते हैं। सोचिए, एक साइकाइट्रिक पेशेंट होते हुए भी उनका योगदान कितना बड़ा होता है। ज़्यादा जानने के लिए आप फिल्म द प्रोफेसर एंड द मैडमैन जरूर देखें। ये कहानी एक ऐसी लेखिका की है जिसको साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। फिर वो एक दिन हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एक प्रसिद्ध लेखिका बन जाती है। ये कहानी सन 1945 की है, जब न्यूजीलैंड की लेखिका जेनेट फ्रेम को गलत तरीके से सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। उस समय उनकी आयु 19 साल की होती है। इस गलत ट्रीटमेंट के कारण जेनेट फ्रेम को लगभग 10 साल तक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, लेकिन उसका साहस और मानसिक मनोबल कभी नहीं टूटा। वो हॉस्पिटल के अत्यधिक मानसिक तनाव और परेशानियों के बाद भी अपने ब्रेन को स्टेबल रखती है। वो हॉस्पिटल में ही बहुत सी किताबें पढ़ती है ताकि वो अपनी राइटिंग स्किल्स को और शार्प कर सके। उनकी पहली बुक द लेगून पब्लिश होती है और वो अभी भी हॉस्पिटल में एक पेशेंट ही होती है। जब डॉक्टर्स उसकी लोबोटोमी, जो कि एक तरह की ब्रेन सर्जरी होती है, प्लान कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स को पता लगता है कि उसकी बुक को अवार्ड मिला है। अब उसकी ब्रेन सर्जरी को कैंसिल कर दिया जाता है और फ्रेम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने कई बुक्स लिखी और बहुत प्रसिद्धि भी पाई। उनकी आत्मकथा पर ही डायरेक्टर जेन कैंपियन ने फिल्म बनाई, एन एंजल एट माई टेबल। आइसलैंड देश एक ऐसी जगह है जहां वायलेंट क्राइम रेट बहुत ही कम है, परंतु सन 1974 में वहां दो लोग 10 महीने के अंतराल पर गायब हो जाते हैं और बहुत ही कुख्यात तरीके से इन दो लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। वहां पर इस तरह का क्राइम होना बहुत ही अनयूजुअल इंसिडेंट था। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को कोई भी एविडेंस और गवाह नहीं मिले। पुलिस की बहुत ही गहन जांच पड़ताल के बाद 6 लोगों के गिरोह का भंडाफोड़ होता है। गैंग लीडर सेवियर सिजलेस्की की गर्लफ्रेंड एरला के कहे अनुसार ये सब उसके एक सपने पर आधारित है, यानी कि उन दो लोगों का मर्डर उसके किसी सपने के कारण कर दिया जाता है। उस पूरी कहानी को बहुत ही रोमांचक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंथनी एडीन ने अपनी बुक एवं डॉक्यूमेंट्री आउट ऑफ थिन एयर में बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया है। ये सच्ची कहानी है सन 2014 की, जब डेब्रा नेवल नाम की लड़की जॉन मिहान नाम के लड़के से कैलिफोर्निया में मिलती है। पहली ही नज़र में डेब्रा नेवल को जॉन मिहान बहुत ही हैंडसम और करिश्माई पुरुष लगता है। जल्दी ही दोनों के बीच एक प्यारा और दोस्ताना रिश्ता बन जाता है, पर यह रिश्ता ज़्यादा दिन चल नहीं पाता और इन दोनों के रिश्तों की खटास बढ़ती ही जाती है जब डेब्रा नेवल को जॉन मिहान की सच्चाई का पता चलता है। जॉन मिहान एक आदतन झूठा, ड्रग एडिक्ट और बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था। इतना ही नहीं, वह एक पुराना ठग, औरतों पर हिंसा करने वाला व्यक्ति रहा है। इस खतरनाक एवं दिल दहलाने वाली कहानी में झूठ और हत्या का प्रयास भी शामिल है। डेब्रा नेवल इस सब से सुरक्षित निकल पाती है या नहीं, ये जानने के लिए डर्टी जोन नाम की ओरिजिनल साहसिक सीरीज जरूर देखिए। ये कहानी भी एक सफल और प्रसिद्ध लेखिका की है। लेखिका नाम है ली इज़राइल, जो एक अमेरिकन है और लोगों के जीवन पर उनकी जीवनियाँ लिखती है। अभी तक वह एक सफल लेखिका रही है, पर अब उसका मुश्किल समय आने वाला है। अब उसके पास पैसे की बहुत तंगी हो गई है। अब उसके पास घर का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है
उसके पास एक बिल्ली भी है जो आजकल बीमार है। अब ली इजराइल को कुछ करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या करेगी पैसे कमाने के लिए? अब वो शुरू करती है साहित्यिक जालसाजी। अब इससे आगे जानने के लिए आप कैन यू एवर फॉरगिव मी नाम की मूवी देखिए। आशा है आपको वीडियो का दूसरा भाग भी पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।